हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ओके, हम लोगों की आज की उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज सब्जेक्ट के ऊपर का डिस्कशन का हम लोगों का पॉइंट नंबर 4 होगा और सब्जेक्ट के बारे में कुछ और चीजें आज हमें जानने का मौका मिलेगा। तो पॉइंट है सब्जेक्ट को लेकर और पॉइंट नंबर की बात करें तो पॉइंट नंबर हो जाएगा 4। ये है। अब इसमें हमें क्या सीखना है इस बात की पहले मैं इंट्रो दे देता हूं। जब कभी भी हम लोग किसी भी बात, किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति को ध्यान रखेगा, whenever we want to introduce a person or a thing, then what will be the formation of our sentence। कहने का मतलब है जब कभी हम लोग अपने सेंटेंस में किसी भी नाउन को, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंस में क्या यूज करते हैं। अक्सर जब हम लोग कहानी कहते हैं कहा जाता है एक राजा था। ओके, या ये हुआ कहानी के बारे में, या हम लोग अपने आस पड़ोस के बारे में किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति मेरे घर के सामने रहता है। ओके, उसका ये नेचर मुझे अजीब लगता है। या मेरे क्लास में एक लड़का है, ओके, जिसके बारे में तुम जानते हो वो बहुत ज्यादा नटखट लड़का है। या मेरे विद्यालय में एक टीचर है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट, एक टीचर, ओके, ये किसी भी एक वस्तु को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करने के बाद तब हम लोग उस बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा एक राजा था, तो आपने यहाँ क्या किया, राजा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि राजा के बारे में आप कुछ बता रहे हैं कि एक राजा था। फिर उसके बारे में आगे कहानियां चलता है कि राजा का इतना बड़ा साम्राज्य था, पुत्र थे, ये कहानियां हैं, वो कहानियां हैं। जैसे मैं कहूँगा मेरे विद्यालय में एक शिक्षक हैं, वो बहुत विनम्र हैं। तो पहले आपने क्या किया, शिक्षक को इंट्रोड्यूस किया कि मेरे विद्यालय में एक शिक्षक हैं जो बहुत विनम्र हैं, या कह सकते हो वह बहुत विनम्र है। मेरे कमरे में ना 5 किताबें रखी हैं टेबल पर। तो आपने क्या किया, उस 5 किताब को इंट्रोड्यूस किया, आपने उस पर फोकस दिया। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग कैसा फॉर्मेशन करते हैं, कहने का मतलब है जब किसी व्यक्ति या वस्तु जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ओके, तो उस प्रकार का सेंटेंस का हम लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में आज हमें जानना है। तो कहने का से ध्यान रखेगा, जब भी किसी नाउन को, जब भी किसी नाउन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसको उसको क्या करना चाहें, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या बनेगा। जैसे हिंदी में कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस में ये दे दूं, एक राजा था, एक राजा था, एक लड़का है, ओके, फिर कहते हैं एक शिक्षक हैं। अब यहां पर क्या कहा गया है कि यहां एक राजा को, एक लड़का को, एक शिक्षक को, या इसी प्रकार से कहते हैं एक दुकान है, एक दुकान है। बात समझे, 5 किताबें हैं, 5 किताबें हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक दुकान और 5 किताबों को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस करने के लिए किया गया है कि हम लोग चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ आगे बात बताएं, लेकिन पहले क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि इसके बारे में आगे कुछ बातें हैं। लेकिन जब किसी को आगे बढ़ाइएगा तो पीछे से कोई एक मदद करने वाला चाहिए ना। कहने का मतलब है जब किसी भी सभा में प्राइम मिनिस्टर हो, कोई लीडर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, वो जब सीधे वहां पे उनका अराइवल होता है तो स्वागत होने के बाद पहले वो बैठते हैं और उनके स्वागत के लिए कोई एक व्यक्ति रहता है जो उनके बारे में अलग अलग प्रकार की बातें कर रहा होता है, उनकी जो भी कह सकते हैं जो भी सक्सेस है, या जिस प्रकार से उनका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, कैरेक्टर है, ओके, जिन प्रकार से उनका वर्क स्टाइल है, इसके बारे में वो बयान कर रहा था। अब पूरा बयान करने के बाद, व्याख्या करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद तब वो उनको इंट्रोड्यूस करता है, कहने के मतलब उनको बुलाता है। तो
तो वो चूंकि एक स्पेशल गेस्ट हैं या चीफ गेस्ट हैं, तो वो सीधे नहीं आएंगे, उनको मदद करने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो मैं भी चाहता हूं कि एक राजा, एक लड़का, एक शिक्षक, एक दुकान, 5 किताबों को सीधे ना आए, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई चाहिए। तो मुझे तो चाहिए। अब कहने के लो इसका यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें या सेंटेंस बनाना, एक राजा था, एक किंग वाज, एक लड़का है, ए बॉय इज, एक शिक्षक है, ए टीचर इज, एक दुकान है, ए शॉप इज, 5 किताबें हैं, 5 बुक्स आर। आप ऐसा तो लिख देते हैं, लेकिन क्या लगता है कि यह सेंटेंस सही है? सोच के देखिए। चलिए अब यह सेंटेंस सही है या नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, एक राजा, एक लड़का, एक शिक्षक, एक दुकान, 5 किताब को इंट्रोड्यूस करना है। क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। अब इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो जिसको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आप उसको स्टार्टिंग ला सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक व्यक्ति बोलता रहता है ना, या उनके प्रधानमंत्री के बोलने से पहले यदि और कोई पॉलिटिशियन है वो अपनी बात पूरा करते हैं, क्योंकि वो चीफ गेस्ट हैं तो उनका आना एक स्पेशल होता है, तो उसकी तैयारी के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। यहां पर बात कीजिएगा तो जिसको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको आपने शुरू में रख दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होता है, गलत हो गया, क्योंकि यहां पर ये इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं। मुझे करना था इंट्रोड्यूस, लेकिन इंट्रोड्यूस हुआ ही, इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया गलत। और आप सेंटेंस पढ़े भी तो ए किंग वाज, ए बॉय वाज, ए टीचर इज, ए शॉप इज, 5 बुक्स आर, ये लगता नहीं है कि सही प्रकार से सेंटेंस का अरेंजमेंट है। इसलिए सही प्रकार से अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि यहां पर इसको इंट्रोड्यूस करना था, आपने इसे इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया गलत। अब सही फॉर्मेट क्या है उसको देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको आपको इंट्रोड्यूस करना है तो शुरू में तो रखेंगे नहीं, स्टार्टिंग में तो चाहिए नहीं। अब स्टार्टिंग में चाहिए नहीं, ध्यान रखेगा, तो किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक वर्ड रखा गया है THERE, देयर। नाउन को इंट्रोड्यूस करना हो तो क्या रखा गया है? THERE, देयर रखा गया है। किसी को भी इंट्रोड्यूस करना, जैसे एक राजा था तो सबसे पहले लिखिए देयर, लिख दिए, ये आ गया स्टार्टिंग में। ओके, अब रही बात कि किसके बारे में बात कर रहे थे, एक राजा, इसको सामने रखिए यहां पर दूर, एक किंग। देयर किस लिए आया है? टू इंट्रोड्यूस अ किंग, ये किंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या टू इंट्रोड्यूस अ नाउन। यहां जो देयर का यूज हुआ है इन सब को अभी मैं मिटा देता हूं, एक एक करके सब के बारे में सीखेंगे। तो यहां मैंने क्या किया, देयर लिख दिया, एक किंग को मैंने लास्ट में लिख दिया। तो यहां देयर आया किस लिए है? टू इंट्रोड्यूस। सिर्फ इसका इतना ही काम है कि यह यहां पर इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा। किसको इंट्रोड्यूस करेगा? तो किंग को। अब रही बात, यहां आपने देयर स्टार्टिंग लगाया, एक किंग को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं देयर की मदद से, लेकिन बीच में आपको एक वर्ब देना पड़ेगा। सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस में एक वर्ब तो चाहिए। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। अब हमें यह सोचना है कि वर्ब कैसा हो। सबसे पहले बात जो है ये पास्ट टाइम की है। बात कौन से टाइम की है? पास्ट टाइम की, पास्ट टाइम की। और पास्ट टाइम में हम लोग क्या लगा देते हैं, यदि इंट्रोड्यूस करना है तो मदद लेते हैं वाज और वर्ड का, वाज और वर्ड। अब सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर्ड लगाएंगे। अब आपको यह समझना है कि यहाँ पे वर्ड वाज लगाया जाए कि वर्ड लगाया जाए। अब आप कहिएगा कि सर वाज लगा दीजिए, क्यों? क्योंकि एक राजा है, बिल्कुल सही, एक राजा है तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? वाज। तो देयर वाज अ किंग। इसी प्रकार से कह सकते हैं एक शिक्षक है, एक शिक्षक है। तो यहां किसे इंट्रोड्यूस करना है? शिक्षक को। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन में सबसे पहले लगाइए देयर, जो इंट्रोड्यूस करने के काम में यूज होता है। लास्ट में लिखिए ए टीचर, ए
टीचर लिख दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देयर का यूज हुआ है टू इंट्रोड्यूस, ध्यान किसको, ए टीचर को। अब बात हो रही है प्रेजेंट की, बात प्रेजेंट टाइम की हो रही है, जिसके लिए हम लोग मदद किसका लेते हैं, इज का, एम का, आर का। लगाएं क्या, तो टीचर एक ही है इसलिए क्या लगाइए, इज, देयर इज अ टीचर। अब यहां ध्यान रखिएगा, जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना था उसको हमने सेंटेंस के शुरुआत में तो रखा नहीं, थोड़ा आगे रखा, जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में यह जायज भी होता है कि जिसको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको बाद में बुलाया जाएगा, मतलब बाद में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले उनके बारे में कुछ बताएंगे। तो पहले आया देयर, फिर आया वर्ब, तब हमने लगाया जिसको इंट्रोड्यूस करना है। तो जब कभी भी आपको नाउन को इंट्रोड्यूस करना है तो उसका फॉर्मेशन बनता है, ध्यान रखिएगा, देयर के साथ आप वर्ब लगाते हैं और तब आप उस नाउन को यूज करते हैं। इतना बात तो हम लोग समझ गए कि इंट्रोड्यूस जिसको भी करना रहेगा तो इस प्रकार का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ये पॉइंट फर्स्ट था। अब इसी में कुछ बात को आगे हम लोग सीखने का काम करते हैं। अब क्या सीखना, यहां पर सबसे पहले मुझे जानना है, ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी देयर लिखा है, देयर, इस देयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच तय किया जाए कि नहीं किया जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इस पे जरा टाइम ले लेते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए तो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आपको पता करना है तो आपको सबसे पहले उसे एक सेंटेंस में लाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट और जेन्युइन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी मिल सकती है। यहीं से लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना है। जैसा कि मैंने लिख दिया, देयर वाज ए किंग, देयर वाज अ किंग। अब यहां यदि आप समझते हैं तो ये क्या है, इसको फिलहाल सब्जेक्ट तो कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट तो कहा जाएगा। सब्जेक्ट कैसा है, ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट, लेकिन ये आया है टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट है, और आया किस लिए है, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसके मुताबिक आप अक्सर किताब में इसका नाम ध्यान रखते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम लोग कह देते हैं। कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब कैसे इसका नाम पड़ा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वो भी समझ लीजिए। देयर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है, कैसा सेंटेंस है, टू इंट्रोड्यूस करने वाला, मतलब इसका क्वालिटी क्या है, गुण कैसा है, तो टू इंट्रोड्यूस करना। तो सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, तो नाम क्या पड़ गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। कभी भी यदि आप बुक पलटिएगा तो यहाँ पे ज्यादातर टॉपिक का हेडिंग बना रहता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, उसमें आपको देयर से जुड़े हुए सेंटेंस के बारे में बताया जाता है। लेकिन गौर करके आप वहां समझिएगा तो वहां का पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी क्लियर किया हुआ नहीं मिलेगा आपको। रेयर एंड रेयर ही मैंने कोई बुक देखा है, ध्यान रखेगा, जिसमें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की झलक है, ध्यान रखेगा। रेयर एंड रेयर, यदि 100 किताबें होंगी तो उसमें मुश्किल से आपको 2 से 3 किताब में आपको मिलेंगे, वो भी बेहतरीन किताब जो होता है उसमें इस बात की चर्चा की गई है, वरना किसी बुक में इसकी चर्चा नहीं है। सिर्फ आपको लिख देगा यह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, बस। लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से ये कहां पता चला कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये तो पता नहीं चला। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब है, आप कहिएगा कि वह नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ऐसा तो आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने सिर्फ बोल दिया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो क्लैरिटी तो आई नहीं। और मैंने तो आपको यह भी बता दिया कि इसका नाम क्यों पड़ा है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू इंट्रोड्यूस ये कर रहा है, इसका फंक्शन है, नाम पड़ गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो आप ज्यादा सोचिए नहीं, यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं क्लियर हुआ है मैं आपको बताऊंगा। यदि आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, डिक्शनरी में भी, तो आपको देयर का सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा एडवर्ब। इसमें नो डाउट देयर एडवर्ब है, लेकिन यहां तो ये देयर एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है। देयर एडवर्ब तब होता है जब ये प्लेस के बारे में बताता है, जैसे आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था।
तो ये देयर प्लेस के बारे में बताया THERE, तब होगा एडवर्ब, ऐसे नहीं होता है। यहाँ देयर तो किसी प्लेस के बारे में बता ही नहीं रहा है, वहां का तो सेंस आ ही नहीं रहा है। देयर वाज अ किंग का हिंदी बनाइएगा तो क्या होता है, एक राजा था, ऐसा कोई जगह वहां का सेंस तो आया नहीं। तो इससे पता चलता है कि देयर फिलहाल यहाँ एडवर्ब का तो काम करेगा नहीं, करेगा किसका काम वो समझ लेते हैं। इतना मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। यदि आप इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहिए, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो जानकारी मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी आपको इतना दे दिया हूं कि सब्जेक्ट यदि है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही वर्ड आ सकता है, एक नाउन आ सकता है और एक प्रोनाउन आ सकता है। सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। अब पता करना है कि यदि यह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जो कि वाकायदा है, इसमें नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं कि देयर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो वह नाउन है कि प्रोनाउन है, अब इस पे बहस चलेगी। अब नाउन के बारे में आप जानते ही हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, या एनी पर्सन, किसी का भी नाम होगा। अब आप सेंटेंस पढ़ के समझिए, देयर वाज अ जब किंग लिखा गया है, आपको किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, डू यू थिंक इट इज अ नाउन or do you think it will happen, and you can say it is a noun because we know that noun is a name of anything or any person, but in this sentence there is not acting as a name of any person or anything। कहने का मतलब हुआ इस सेंटेंस में आपको देयर के बारे में समझ ही नहीं आएगा कि देयर किसी का नाम है इस सेंटेंस में, तो कहेगा नहीं सर, इस प्रकार से हमें दिख तो नहीं रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग दैट देयर इज अ नेम, देयर नाम तो नहीं है। यहाँ पर सोच के देखिए, देयर वाज ए किंग, क्या लग रहा है कि आपको देयर कोई नाम है? तो नहीं सर, देयर नाउन तो नहीं है। यदि यह नाउन नहीं है, और आपको इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। अब नाउन तो हमने कैंसिल कर दिया, बचा हम लोगों के पास अब एक ही ऑप्शन है, कौन सा है बोलिए तो इस सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन। नाउन तो आ नहीं रहा है, बचा क्या चीज? प्रोनाउन। सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। नाउन तो यहां है नहीं, because there is not a name of any person or anything at any cost। ये ध्यान रखिएगा, वास्तव में एट ऑल इट इज नॉट अ नेम, यह नाम है ही नहीं, और नाम नहीं है तो यानी ये नाउन नहीं है। और सब्जेक्ट में आपको दो ही ऑप्शन मिलता है, या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का। नाउन है नहीं, बचा क्या चीज? प्रोनाउन, यानी कि इसको कहिए आप प्रोनाउन। जो आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह रहे हैं और आपको पता है सब्जेक्ट प्लेस पे या तो नाउन आएगा प्रोनाउन आएगा, नाउन को मैंने कैंसिल कर दिया, सॉरी हमने कैंसिल कर दिया मिलके, तो बचा क्या चीज? प्रोनाउन। तो इतना तो पता चल गया कि फिलहाल जो जिसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह रहे हैं इस देयर को, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। यहां तक तो आपको कोई समझ दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि देयर क्या है? प्रोनाउन है। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग बात और आगे बढ़ता हूं, थोड़ी और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ की जानकारी रहेगी पढ़ने में मजा और चैप्टर को समझने में उतनी आसानी होती है, और मजा भी आएगा और हैप्पीनेस भी आपको मिलेगी। अब ये तो पता चल गया कि देयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, नो डाउट, लेकिन मैं आपको पूछूं ये प्रोनाउन तो है, प्रोनाउन का टाइप्स का नाम बताओ तो। प्रोनाउन का टाइप्स क्या होगा? अब प्रोनाउन कोई होगा तो उसका टाइप्स तो होगा, इसका टाइप्स क्या रखा जाए ये तो अभी तक समझ नहीं आया है, और बुक्स में तो आपको मिलेगा ही नहीं ये सब। मैंने कहा रेयर एंड रेयर बुक्स होते हैं, कोई बुक होता है जिसमें इस बात की चर्चा रहती है, वो भी इतनी डिटेल से।
वरना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तक जाते जाते आप थक जाइएगा, इससे ज़्यादा कोई बुक नहीं जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे यह काम करता है, थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोई टाइम की कमी नहीं है। उस देयर को ध्यान रखिएगा, फिर से सेंटेंस में लिखता हूं, देयर वाज अ किंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देयर ठहरा प्रोनाउन, प्रोनाउन, लेकिन एक चीज समझिएगा, देयर वाज अ किंग में, इस सेंटेंस में जो देयर प्रोनाउन बना हुआ है, क्या इस देयर का वास्तव में कोई मीनिंग है? जब हम लोग बोलते हैं देयर वाज अ किंग, क्या देयर का वास्तव में किसी प्रकार का मीनिंग यहां पर है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको इस सेंटेंस में देयर जो एक अलग से बेकार सा शब्द दिखाई पड़ता है? जरूरी है, इसमें नो डाउट है, लेकिन इसका काम बस इतना ही है कि यह किंग को इंट्रोड्यूस करेगा, इससे ज्यादा इसका काम है नहीं, इसका काम अलग पड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है जब कोई चीज अकेला या बेठल्ला कहते हैं या जो काम नहीं करता है, उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, एक्सप्लीटिव। एक्सप्लीटिव, ध्यान रखिएगा, एक्सप्लीटिव कहने का मतलब है कि जो मौजूद तो है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, मतलब उसका थोड़ा सा काम है और उसका कोई काम है ही नहीं। बाहरी कह सकते हैं, या घर में मेंबर होता है ना कि घर में 5-6 मेंबर्स है, लेकिन एक मेंबर्स की गिनती करो या ना करो बात बराबर है। हाँ, ये है कि जनगणना यदि सरकार करेगी तो उसका नाम मेंशन होगा, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लीटिव मेंबर। कौन सा मेंबर कहते हैं? एक्सप्लीटिव मेंबर, ध्यान रखिएगा। तो देयर का भी उतना काम है, इंट्रोड्यूस इसने सिर्फ कर दिया, इसके अलावा ना इसका हिंदी में कोई मीनिंग आता है। देयर वाज अ किंग का हिंदी होता है एक राजा था, देयर का क्या कोई उसमें मीनिंग है? नहीं है। तो ये प्रोनाउन है और इसका काम कैसा हो गया? एक्सप्लीटिव वाला काम हो गया कि सेंटेंस में रहते हुए इसका एक ही काम है, टू इंट्रोड्यूस अ नाउन, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो प्रोनाउन है, एक्सप्लीटिव है, यानी इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लीटिव प्रोनाउन, एक्सप्लीटिव प्रोनाउन। और ये जो प्रोनाउन का टाइप से आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको किसी बुक में एक्सप्लीटिव प्रोनाउन की चर्चा नहीं मिलेगी, किसी बुक में भी नहीं। फिर मैं वही बात बोलता हूं कि रेयर ही कोई बहुत अच्छे बुक्स हैं जो जल्दी किसी के हाथ भी नहीं लगते, उस बुक में इसके बारे में समझाया गया है। गूगल में भी लिखिएगा ना एक्सप्लीटिव प्रोनाउन, उसमें दिखाई देगा। ओके, देयर लिखिएगा शायद ना जवाब दे, एक्सप्लीटिव प्रोनाउन यदि लिखिएगा गूगल में तो आपको इसकी चर्चा मिल जाएगी। तो मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, वास्तव में है, बस किसी के हाथ नहीं लगा है, या इस पे ज्यादातर लोग डिबेट करना पसंद नहीं करते हैं, या तो उनको ये बेकार लगता है। मेरे अनुसार ये बेकार है नहीं, ये सेंटेंस मेकिंग में, सेंटेंस फॉर्मेशन में बेहद ही सेंटेंस अच्छा यूज बनाता है। ये मैं आपको सिखाऊंगा, जस्ट इसी क्लास में सिखाऊंगा। तो इतना जान लेते हैं कि देयर क्या क्या है। तो देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के टाइप्स में बात करें तो ये प्रोनाउन है, इसका काम एक्सप्लीटिव के जैसा है, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? एक्सप्लीटिव प्रोनाउन पड़ा। समझ गए? तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि देयर को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया जाता है। ओके, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में इसका टाइप्स कौन सा है? तो एक्सप्लीटिव प्रोनाउन है। आज की क्लास में इतना ही सीखते हैं, अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखिए। टेक केयर।